मैं नीतीश कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RPM एग्रीकल्चर पे। और हमारा जो सीरीज चल रहा था सॉइल साइंस का जो सीरीज चल रहा था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था पुराने कुछ लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए। उसमें रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं या फिर कितने तरह के रॉक्स होते हैं, रॉक टाइप्स ऑफ रॉक, और बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड डिस्कस किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो न्यू टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले जो फॉर्म होता है वो रॉक होता है। रॉक कैसे बनता है? मोल्टेन मैग्मा से जब हाई प्रेशर और हाई हीट के कारण जब अर्थ क्रस्ट से जब बाहर निकलता है, ये सब चीजें मैंने आपको बताया है। बाहर निकलता है, फिर कूलिंग होती है, कूलिंग होने के बाद वो रॉक्स बनता है। रॉक्स के बाद बनता है रेगोलिथ। रेगोलिथ बनता है। रेगोलिथ के बाद बनता है हमारा ट्रू सॉइल, जिसको मिट्टी बोलते हैं या मृदा बोलते हैं। ठीक है, तो रॉक्स के पास क्या होता है? वेदरिंग होती है। वेदरिंग टूटना होता है। कैसे वेदरिंग होती है वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप मैंने बता चुका हूं। वेदरिंग होती है। लेकिन रेगोलिथ से जब ट्रू सॉइल बनता है तो यहाँ पे दो चीज होती है। पहला हमारा होता है फैक्टर्स। और दूसरा हमारा होता है प्रोसेस। कुछ प्रोसेस होते हैं जो इसके कारण ये सॉइल फॉर्म होते हैं रेगोलिथ से। इसको हम बोलते हैं सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिर्फ फैक्टर्स की, और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की। ठीक है, तो हमारे जो सॉइल साइंस के जो फादर हैं डॉक्यूचेर, उनके द्वारा एक इक्वेशन दिया गया था। इक्वेशन क्या दिया गया था? इक्वेशन ये दिया गया था कि जो हमारा सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? उनके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है पैरेंट मटेरियल, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनका इक्वेशन क्या था? एस इक्वल टू सॉइल फॉर्मेशन इक्वल टू फंक्शन, और डिपेंड किस पे करता है? पैरेंट मटेरियल, और फिर ये हमारा हो गया सीएल से क्लाइमेट और से ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन तीनों चीज पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारे इसके बाद एक न्यू साइंटिस्ट है, उनका नाम है एच जेनी। ठीक है, एच जेनी ने इसमें कुछ संशोधन किए। संशोधन क्या किए? इसमें कुछ ऐड किए। ठीक है, उसमें ऐड क्या किए उन्होंने ऐड क्या की? इक्वेशन दिया, उन्होंने दिया CaORPT। ठीक है, एस इक्वल टू फंक्शन CaORPT। Cl से आपका क्लाइमेट हो गया, O से ऑर्गेनिज्म हो गया, R से रिलीफ हो गया, P से पैरेंट मटेरियल और T से टाइम। ठीक है, इन्हीं चीजों को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक हमारे और साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है जोफी। ठीक है, जोफी ने क्या किया? जोफी ने ये जो हमारे जो फैक्टर है, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, रिलीफ या टोपोग्राफी भी इसको बोलते हैं, पैरेंट मटेरियल और टाइम, इसको उन्होंने दो भाग में बांट दिया। दो भाग में बांट देने का मतलब हुआ कि उन्होंने एक एक्टिव फैक्टर और एक पैसिव फैक्टर में बांट दिया। ठीक है, तो एक्टिव फैक्टर में उन्होंने किसको किसको डाला? एक्टिव फैक्टर में उन्होंने डाला क्लाइमेट को। इसको मैं मिटा देता हूं, फिर से आराम से लिख के बताऊंगा। आज आराम से पढ़ेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। उनका जो इक्वेशन था, उनका भी जो हमारे जोफी ने जो उनको बांट दिया, वो उसको दो भाग में बांट रहे। पहला है हमारा एक्टिव फैक्टर। ठीक है, और दूसरा है हमारा पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर्स। ठीक है, उन्होंने एक्टिव फैक्टर में किसको किसको डाला और पैसिव फैक्टर में किसको किसको डाला। एक चीज और आता है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल फैक्टर। वो एक्चुअली आता है पैसिव में ही, लेकिन कहीं कहीं आपको किसी बुक में उसको न्यूट्रल फैक्टर में भी डाला हुआ रहता है। तो मैं आपको वो चीज बता दूंगा।
उसमें आप कंफ्यूज मत होना कि न्यूट्रल में क्या आता है। बात करते हैं एक्टिव में, तो एक्टिव में दो चीज आती है। पहला आता है हमारा क्लाइमेट, पहला चीज आता है हमारा क्लाइमेट, और दूसरा चीज होता है हमारा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म और फिर बात करते हैं हम पैसिव फैक्टर की। तो पैसिव फैक्टर में हमारा जो आता है वो आता है आपका पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल, और सेकंड जो चीज जो हमारा आता है वो आता है टाइम। टाइम और एक चीज और आता है जिसको हम बोलते हैं रिलीफ या टोपोग्राफी। रिलीफ और टोपोग्राफी हम बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, यहां पर जो हमारा टाइम है ये किसी किसी बुक में आपको पैसिव फैक्टर भी दिख सकता है और किसी किसी बुक में आपको ये न्यूट्रल में भी दिख सकता है। ये जो हमारा जो टाइम फैक्टर है ये आपको पैसिव में भी दिख सकता है या न्यूट्रल में भी दिख सकता है। ठीक है, तो लेकिन जो हमारा जो साइंटिस्ट जो थे जोफी इसको उन्होंने पैसिव फैक्टर में ही डाला था, लेकिन किसी किसी बुक में आपको न्यूट्रल में दिख सकता है। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव फैक्टर मतलब क्या होता है कि वो कभी भी टाइम के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है, यानी वो एक्टिव रहता है। ठीक है, यानी वो ऐसा फैक्टर जो कभी भी कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। और पैसिव मतलब स्थिर। स्थिर स्थिर मतलब अब पेरेंट मटेरियल जो है सो है, टाइम जितना लगना है लगेगा। रिलीफ टोपोग्राफी, रिलीफ में होता है स्लोप। ठीक है, कि हमारा कितने स्लोप पे जो है सरफेस है, कितने स्लोप पे है, कितने डिग्री पे है, वो जो उसको हम बोलते हैं रिलीफ या टोपोग्राफी। वही फिक्स है कि जितने जो अब कोई स्लाइड है, मतलब कोई बहुत बड़ा लैंड है, कोई मतलब उस पर स्लोप बना हुआ है, तो स्लोप फिक्स है कि हाँ इतने डिग्री पर स्लोप बना हुआ है, इतने डिग्री पर झुका हुआ तो झुका हुआ है। ठीक है, इस कारण ये सब सारे कुछ पैसिव फैक्टर में आते हैं। और क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म ये जो चेंज हो सकता है कभी कम गर्मी पड़े, कम ठंडा पड़े, या वर्षा कम हो ज्यादा हो, इस कारण इसको एक्टिव फैक्टर में रखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। बारी बारी से हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट की। ठीक है, तो क्लाइमेट में क्या होता है, क्लाइमेट में आ जाएगा आपका टेम्परेचर। ठीक है, रेनफॉल और जो भी मौसम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो जो फैक्टर हैं उसके कारण जो भी कुछ होता है वो आ जाएगा हमारा क्लाइमेट में। ठीक है, दूसरा हमारा है ऑर्गेनिज्म। दूसरा है हमारा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएगा, जैसे कि जो फ्लोरा या फौना जो यानी प्लांट्स या एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो कुछ भी जो ऑर्गेनिज्म, इसके कारण जो भी फैक्टर है जो सॉइल फॉर्मेशन में अपना रोल अदा कर रहे हैं, ये हमारा ऑर्गेनिज्म के तहत आ जाएगा। मतलब जो बायोलॉजिकल चीज है, जो जिंदा चीज है, चाहे वो प्लांट्स भी हो सकता है, चाहे एनिमल्स भी हो सकता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा पेरेंट मटेरियल की। हम बात करते हैं तीसरा पेरेंट मटेरियल की। पेरेंट मटेरियल क्या है, पेरेंट मटेरियल ऐसा है जो बेदर्ड रॉक है, मतलब कि ऐसा रॉक जो थोड़ा बहुत उसमें बेदरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है या बेदरिंग हो चुका है। ठीक है, ऐसा रॉक यानी वहां पे वो एक पड़ा हुआ है। ये भी तीन तरह का होता है। हमारा पहला जो होता है वो बोलते हैं उसको रिसिडुअल। पहला जो होता है उसको बोलते हैं जो रिसिडुअल। दूसरा हमारा होता है वो ट्रांसपोर्टेड। दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेड। तीसरा होता है हमारा बायोलॉजिकल। रिसिडुअल पेरेंट मटेरियल, ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल और बायोलॉजिकल पेरेंट मटेरियल। ठीक है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रिसिडुअल में क्या होता है, ऐसा कोई चीज जो कहीं पे बच गया हो या वहां पे रह गया हो, यानी ऐसी चीज जो वहां पे
बहुत कुछ होने के बाद वहां पे बच गया हो, ऐसे चीज को हम रेसिडुअल बोलते हैं। तो पेरेंट मटेरियल भी ऐसा ही है, जैसे कि मतलब उसमें बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि वहां से मतलब पेरेंट मटेरियल वहां पे रह गया, उसमें सारे प्रोसेस, सारे बेदनिंग प्रोसेस हो जाने के बाद जो वहां पे रह गया हो, जो कि ऐसे जो मिनरल्स या का ढेर, यानी जो रॉक का ढेर बचा हुआ है, उसको हम बोलेंगे रेसिडुअल पेरेंट मटेरियल। इसी से हमारा फॉर्मेशन होता है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स। ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल की बात में क्या आता है, जैसे कि पानी से, आइस से, ग्लेशियर से, वर्षा से, उससे ट्रांसपोर्ट हो गया हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गया हो, ठीक है। ये सब चीजों से, पानी से, आइस मतलब बर्फ, बर्फ से ये ट्रांसपोर्ट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गया हो, ठीक है। और तीसरा है बायोलॉजिकल, तो ऐसा पेरेंट मटेरियल जो बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो गया हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, या फिर कोई ऐसा पेड़ हो जिसे पेंटेट कर गया हो, उसका रूट पेंटेट कर गया, उसके कारण बेजिंग हुआ हो, ये सब चीजें जो होती हैं वो बायोलॉजिकल के अंदर आती है, ठीक है। पेरेंट मटेरियल तीन तरह का होता है, एक होता है रेसिडुअल, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेड, और तीसरा होता है बायोलॉजिकल। फिर है नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा, वो है हमारा टाइम। टाइम में क्या होता है, टाइम तो फिक्स ही है, मैंने आपको बताया ही। सॉइल फॉर्मेशन में एक इंच लेयर सॉइल फॉर्म होने में लगभग 800 से 1000 साल लगते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको हम बहुत जल्दी करा सकते हैं, सॉइल फॉर्मेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं, या फिर हम चाह के भी बहुत रैपिडली हम उसको फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसका जो टाइम है फिक्स है, वो जो जितना टाइम लगता है वो टाइम लगेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब स्लोप, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर निभाता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे कि अब आपको पता है कि सॉइल इरोजन जो होता है वो वर्षा के पानी से या फिर हवा से, विंड से होता है, ठीक है। अगर ये स्लोप रहे, पूरा मतलब फ्लैट रहे, तो यहाँ पे जो इरोजन होगा, चाहे वो हवा से हो चाहे पानी से हो, ये थोड़ा सा कम होगा। और अगर ये स्लोप झुका हुआ रहे, टिल्ट रहे, ठीक है, किसी एंगल पे वो टिल्ट रहे, झुका हुआ रहे, तो यहाँ पे सॉइल इरोजन ज्यादा होगा, पानी से भी और हवा से भी। क्योंकि अगर वर्षा का पानी या किसी भी तरह का पानी अगर यहाँ से ये बहेगा, तो साथ में अपने साथ मिनरल्स और मिट्टी को ले जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्लोप ज्यादा है, तो ग्रेविटी के कारण उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, फ्लो ऑफ वाटर तेज रहेगा, और वो मिट्टी का कटाव भी ज्यादा करेगी। और या फिर अगर रॉक्स है तो रॉक्स की बेदरिंग या उसका पेरेंट मटेरियल से जो बनेगा हमारा ट्रू सॉइल, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, ठीक है। तो ये सब सारे चीजें फैक्टर्स थे जो मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें फंडामेंटल प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक आज हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद।